विराट कोहली और आपका डीएनए 99.9% सेम है। 1959 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जरिए मानव विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी को पहली बार दुनिया के सामने लाया था। अब किताब का नाम तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, पर इसमें हमारे अर्थ पर जीवन की शुरुआत एग्जैक्टली कैसे हुई थी इसका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज हम स्पेस में मंगल तक पहुंच गए हैं, लेकिन अपने ही ओरिजिन के इतिहास से हमें पर्दा हटाने में पूरी सफलता नहीं मिली है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमें ये समझने में मदद करती है कि एक बार हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने के बाद, पहले जीव के अस्तित्व में आने के बाद कैसे उसमें से इतने अलग अलग एनिमल्स के स्पीसीज का निर्माण हुआ। इवोल्यूशन यानी वक्त के साथ एनिमल्स में हेरिडिटरी चेंजेस कैसे आए, जैसे बर्ड्स के पंखों का कलर और बॉडी शेप कैसे बदला, आदमी बंदर से इंसान कैसे बना, या फिर बेसिक बिहेवियर में चेंजेस आना, जैसे कि डॉगीज जो कभी भेड़ियों जैसे खूंखार हुआ करते थे वो आदमी के दोस्त कैसे बने। ये डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो चलिए देखते हैं आसान भाषा में ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। इवोल्यूशन की सबसे आसान डेफिनेशन, कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे वो सिंगल सेल वाला अमीबा हो, फ्लावर हो, या फिर डॉल्फिन हो, या फिर मैं एक इंसान, हम सब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है। हम रिप्रोडक्शन के जरिए हमारे बच्चों के रूप में इस दुनिया में अपने डीएनए की कॉपी बनाते हैं। हर डीएनए 0.1% से डिफरेंट होता है। आपके शरीर के हर सेल में डीएनए मौजूद है, जिसमें छुपी है आपकी बॉडी की ग्रोथ और फंक्शन कैसे करना है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपके डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन कोडेड है वो गुलाब के फूल के डीएनए से डिफरेंट है, इसलिए गुलाब का फूल और आप अलग दिखते और फंक्शन करते हो। पर विराट कोहली और आपका डीएनए 99.9% सेम है, बस जो कुछ 0.1% का डिफरेंस है उसकी वजह से आप अलग अलग दिखते और परफॉर्म करते हो। पर अगर हम सबका डीएनए इतना एक जैसा है तो सब डिफरेंट कैसे है? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं अपने डीएनए की कॉपी बनाकर। पर नेचर की ये कॉपी करने की प्रोसेस परफेक्ट नहीं है, इसमें हर बार कुछ ना कुछ एरर हो जाता है और डीएनए के डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, जिसको बायोलॉजी में कहते हैं डीएनए म्यूटेशन। इसी की वजह से हर कोई अलग अलग दिखता है, सेम बट डिफरेंट। हम सबका डिफरेंट होने का दूसरा रीज़न ये है कि डीएनए 50% माँ से आता है और 50% पापा से। बहुत लोगों को लगता है कि इवोल्यूशन कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बस एक थ्योरी है जो हम आंखों से देख नहीं पाते। पर सच्चाई ये है कि इवोल्यूशन हमेशा से ही आपके आंखों के सामने होता आ रहा है। आपके हर एक जनरेशन में जो चेंजेस आते हैं उसी प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं। फादर और मदर की 50-50 कॉपी और डीएनए म्यूटेशन को मिलाकर बनता है कम्प्लीटली न्यू इंडिविजुअल, एक कम्प्लीटली नया इंसान। इसका मतलब यह है कि आप आपके पेरेंट्स से सिमिलर होकर भी यूनिक हो। डीएनए में छोटे छोटे चेंजेस जब मल्टीपल जनरेशन में ऐड होते जाते हैं तो बहुत जनरेशन बाद हमें ड्रामेटिक चेंजेस देखने मिलते हैं। अब डॉगीज का ही एग्जांपल ले लीजिए। किसी वक्त ये डॉगीज खूंखार भेड़िए हुआ करते थे, पर इन भेड़ियों में से जिनमें स्ट्रेस हार्मोन लो था, यानी जिनमें एंजाइटी और अग्रेशन कम था, उन भेड़ियों ने इंसानों के बस्ती के आसपास रहना शुरू किया, क्योंकि वहाँ बचा कुचा खाना मिल जाता था। और फिर इंसानों ने उन्हें किया डोमेस्टिकेट। तब से लेकर आज तक ये 30,000 साल पुरानी दोस्ती बरकरार है। इन 30,000 सालों के पीरियड के दौरान इंसानों को जिन डॉगीज़ के ट्रेट्स पसंद आए, जो डॉगीज़ फ्रेंडली और प्रोटेक्टिव थे, इन अदर वर्ड्स डोमेस्टिकेशन के लायक थे, उन्हीं को इंसानों ने ज़्यादा प्रेफर किया और नई नई ब्रीड्स को जन्म दिया। और इसी तरह डॉगीज़ अपने एंसेस्टर्स से पूरे तरीके से डिफरेंट होकर एक नए स्पीसीज़ बन गए। बिल्कुल डॉगीज की ही तरह हम इंसानों और बाकी जानवरों का भी इवोल्यूशन का इतिहास ट्रेस किया जा सकता है, ऑल द वे बैक टू सिंगल सेल अमीबा। अब सवाल ये है कि वुल्फ से डॉगीज बनने में तो इंसानों का हाथ था, पर बाकी जानवरों के इवोल्यूशन में किसने हेल्प की? नेचर में जो बाकी एनिमल्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए? क्या इसमें भगवान का हाथ था? हर रिलीजन की अपनी अपनी थ्योरी है। अब कौन सही और कौन गलत इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, पर इसके पीछे का थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिराफ कई हजारों सालों पहले हिरन जैसा ही एक जानवर था। उसकी गर्दन काफी छोटी हुआ करती थी, पर जब जंगल में पेड़ के पत्ते खाने के लिए कई एनिमल्स में कंपटीशन शुरू हुई, तब जिराफ ने ऊंचे ऊंचे पेड़ की पत्तियां खाने का ट्राई करना शुरू किया ताकि वो नेचर में सर्वाइव कर सके, और इसी तरह धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती गई। ये नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस कुछ 100-200 साल में पूरी नहीं हुई। आज के मॉडर्न डे जिराफ को अपनी इतनी लंबी गर्दन पाने के लिए 20 लाख साल लगे। प्रोसेस इतनी स्लो इसलिए है कि नेचर कभी भी किसी चीज़ को पूरा नए तरीके से इन्वेंट नहीं करता, वो एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही मॉडिफाई करके इस लायक बनाता है कि वो नेचर में सर्वाइव कर सके। अगर नेचर ने शेरों को एक खूंखार शिकारी बनाया है तो उनसे बचने के लिए हिरनों को तेज बनाया है।
अगर हिरन तेजी से भागने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पाते तो वो शायद एक्सटिंक्ट हो जाते, खत्म हो जाते। इसीलिए दुनिया में जितनी भी स्पीसीज आज तक हमारे प्लैनेट अर्थ पर पैदा हुई है उसमें से 99.9% खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो एडॉप्ट नहीं कर पाए। जो एडॉप्ट कर पाए वो आज भी जिंदा है। इन सब में से इंसान इकलौता ऐसा जानवर है जिसने नेचर पर कुछ हद तक कंट्रोल पाया है। इसीलिए हम आज दुनिया की सबसे डेडलीस्ट और डोमिनेंट स्पीसीज है। इंसानों के ऐसे कई यूनिक फीचर्स इस सेपियन किताब में डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसमें आने वाले दिनों में हम वीडियोस बनाने वाले हैं। हमारे प्लैनेट अर्थ पर हम इंसानों की अब तक की जर्नी कैसी रही ये जानने के लिए हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बाकी इंसानों तक पहुंचाएं। ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज रिलेटेड। स्प्रेड पीस नॉट वायलेंस।